तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे स्टूडियो चैनल में। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे? एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद करोगे आप लोग। आपको 11th और 12th में फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना है कि नहीं लाना है? लाना है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कल हमने फिजिक्स का पार्ट 1 पढ़ चुका था, जिसमें कि हमने सरल रेखा में गति पढ़ा था, निर्देश तंत्र पढ़ा था, कुछ विराम पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। रिवीजन करेंगे लेकिन ज़्यादा परिभाषा नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, कल हमने सबसे पहले पढ़ा था कि सरल रेखा में गति, ये है पार्ट 2। कल क्या पढ़ा था हमने? सरल रेखा में गति। देखिए, आपको हमने कल बताया था कि सरल रेखा में गति क्या होता है। तो एक ऐसी गति जो केवल एक ही अक्ष में परिवर्तन करे, या तो वो एक्स अक्ष में परिवर्तन करेगा या तो वो वाई अक्ष में करेगा, वे कभी भी दोनों में परिवर्तन नहीं करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सरल रेखा में गति। यानी परिभाषा में बोल सकते हैं कि एक ऐसी गति जो कि केवल एक ही निर्देश तंत्र को प्रभावित करे, या तो वो एक्स अक्ष को प्रभावित करेगा, जो कि क्षैतिज होती है, या तो वो वाई अक्ष को प्रभावित करेगा, जो कि क्या होती है? ऊर्ध्वाधर होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। या तो सरल रेखा एक्स अक्ष पे गति करेगा, या तो वो वाई अक्ष पे करेगा, लेकिन दोनों को एक साथ गति कभी नहीं करेगा। या तो वो केवल वाई अक्ष में करेगा या तो केवल एक्स अक्ष में करेगा। वो हमेशा एक ही क्षेत्र में गति करेगा, दोनों में वह कभी नहीं करेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रकार के बारे में, ठीक है। यानी कि यांत्रिकी के पढ़ते हैं, यांत्रिकी क्या होता है, ठीक है। तो चलिए यांत्रिकी के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये हो गया मेरा, पढ़ते हैं यांत्रिकी क्या था। देखिए, हमने आपको कल बताया था कि यांत्रिकी क्या होता है। तो किसी वस्तु के विराम तथा गति से संबंधित कारणों का जो अध्ययन होता है उसी को हम यांत्रिकी कहते हैं। या तो किसी वस्तु की हम गति के बारे में जो अध्ययन करते हैं, या तो उसके जो विराम है उसके बारे में जो अध्ययन करते हैं, उसी को हम यांत्रिकी कहते हैं। यानी सरल भाषा में समझिए कि यांत्रिकी किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के विराम तथा गति से संबंधित कारणों का जो अध्ययन होता है ना, उसी को हम यांत्रिकी कहते हैं, मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आप देखिए, इसके कुछ प्रकार होते हैं। यानी कि आपको बताया था कि जो यांत्रिकी है ना, इसको अध्ययन करने के लिए इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है स्थैतिकी, ठीक है, दूसरा होता है गतिकी, और तीसरा होता है शुद्ध गतिकी। तीनों बताते हैं। पहला होता है क्या, जिसको हम बोलते हैं स्थैतिकी। दूसरा होता है गतिकी, और तीसरा होता है शुद्ध गतिकी। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है। यांत्रिकी को अध्ययन करने के लिए उसे 3 वर्गों में बांटा गया है, स्थैतिकी, गतिकी और शुद्ध गतिकी। अब देखिए स्थैतिकी क्या होता है। तो विराम से संबंधित वस्तु का जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसी को हम स्थैतिकी कहते हैं। क्लियर है। गतिकी, किसी वस्तु के गति से संबंधित कारणों का अध्ययन जिसके अंतर्गत हम करते हैं उसी को हम गतिकी कहते हैं। क्लियर है। देखिए, गतिकी और स्थैतिकी में दोनों को ज्ञात करने के लिए हमें किसी कारण की आवश्यकता होती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई वस्तु विराम में है, क्यों विराम में है, कब से विराम में है, उसका हमको कारण पता होना चाहिए। गति का भी
कोई वस्तु चल रहा है, कितनी गति से चल रहा है, कब चलना प्रारंभ किया, तो उसका हम गति, उसका हम कारण से ज्ञात करते हैं। परंतु जो शुद्ध गति है ना, इसका हमको कारण पता नहीं होता है, बस हमको इसको ज्ञात करना होता है। ठीक है, ये जो यांत्रिकी होता है इसको अध्ययन करने के लिए 3 भागों में बांटा गया है, स्थितिकी, गतिकी और शुद्ध गतिकी। गतिकी और स्थितिकी, ये दोनों को हमको ज्ञात करने के लिए कारण की आवश्यकता होती है, परंतु जो शुद्ध गतिकी होता है ना, इसे हमके कारण को ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नहीं, कहने मतलब है इसका जो अध्ययन करते हैं हम बिना कारण के करते हैं। क्लियर है? चलिए अगला पढ़ते हैं टॉपिक, इसको बोलते हैं निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र क्या है? देखिए निर्देश तंत्र, देखिए निर्देश तंत्र क्या है, तो जिस बिंदु के सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करते हैं उसे ही तो हम निर्देश तंत्र कहते हैं। कल आपको मैंने बताया था, एग्जांपल देखिए कि एक आपकी गाड़ी है, एक आपकी दोस्त की गाड़ी है, दोनों बाइक से जा रहे हैं। आपकी गाड़ी की चाल है मान लीजिए 30 किलोमीटर और आपकी दोस्त की है 40 किलोमीटर। तो अगर हम आपको मूल बिंदु माने तो आपकी जो स्थिति हो जाएगी, आपके दोस्त से लगभग तो एक्यूरेट 10 किलोमीटर वो तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, यदि हम विपरीत क्रम में देखें तो आपकी जो चाल है आपकी 2 से -10 किलोमीटर कम है ना। तो इसी को बोलते हैं निर्देश तंत्र, यानी किसी एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की जो स्थिति जो ज्ञात करते हैं उसी को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। यदि हम परिभाषा से बात करें तो किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी किसी एक बिंदु के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसी को हम निर्देश तंत्र कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है? ठीक है, निर्देश तंत्र पढ़ लिया था हमने। अब कल हमने अगला टॉपिक पढ़ा था, देखिए क्या निर्देश तंत्र को भी 3 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, कल ने बताया था क्या कि निर्देश तंत्र को भी 3 वर्गों में बांटा गया था। ठीक है, पहला था कार्तीय निर्देश तंत्र। पहला क्या था? कार्तीय निर्देश तंत्र। पहला था क्या? कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है, फिर दूसरा था बेलनाकार निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र, और फिर तीसरा था जिसको हम बोले थे क्या? गोलीय ध्रुव निर्देश तंत्र। ठीक है, क्या था? गोलीय ध्रुवीय निर्देश तंत्र। ठीक है, देखिए हमारे सिलेबस में केवल कार्तीय निर्देश तंत्र है, वो भी एकदम छोटा सा टॉपिक है, कुछ बड़ा भी नहीं है। कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र है, वो गोलीय ध्रुव निर्देश तंत्र। यानी ये निर्देश तंत्र का अध्ययन करने के लिए 3 वर्गों में बांटा गया है। हालांकि 11th में के सिलेबस में केवल कार्तीय निर्देश तंत्र है, तो हम केवल कार्तीय निर्देश तंत्र पढ़ेंगे, और ये बाद बेलनाकार निर्देश तंत्र और गोलीय ध्रुव निर्देश तंत्र, तो ये 12th में है, तो इसको हम 12th में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी आपको मुख्य रूप से फोकस करना है फिजिक्स पे, और लगभग 6 महीना तो ख़त्म ही हो गया है, तो आपको जल्दी से सिलेबस कंप्लीट हमको कराना है ना। उसी गारंटी मैं लिया हूँ ना कि आपको मैं फिजिक्स से एकदम अच्छे से एकदम आपको मास्टर बना दूंगा फिजिक्स में, बस आप मेरे भरोसा रखो। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हमने कल थोड़ा सा और अगला टॉपिक पढ़ा था, अब बात करते हैं निर्देश तंत्र के बारे में। निर्देश तंत्र तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए निर्देश तंत्र हमने कल बताया था कि हमने क्लास 9th या 10th में केवल 2 अक्ष ही पढ़ा था, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। ठीक है, और ये मूल बिंदु प्लस। ये हमने केवल 9th या 10th में पढ़ा होगा कि जो ग्राफ जो होता है वह केवल 2 अक्षों से होता है, या तो एक एक्स अक्ष या तो एक वाई अक्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो एक कार्तीय निर्देश तंत्र है ये हमको बताता है कि एक तीसरा भी ग्राफ होता है,
जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जेड से प्रदर्शित करते हैं। आपको मैंने कल बताया था एकांक सदिश के बारे में थोड़ा सा बताया था कि एक्स अक्ष का जो एकांक सदिश होता है वो होता है क्या, आई कैप, वाई अक्ष का एकांक सदिश जे कैप, और जेड अक्ष का एकांक सदिश के कैप। हालांकि इसका जो वर्णन है, मतलब हालांकि इसका जो टॉपिक है वो मेरा चैप्टर 3 में है, तो हम 3 में पढ़ेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा समझ लिए कि जो इसका आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एक्स अक्ष का जो एकांक सदिश है वाई कैप होता है, वाई अक्ष का एकांक सदिश जे कैप, और जेड अक्ष का एकांक सदिश के कैप होता है। आपको इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमको बस निर्देश तंत्र में इतना ही पढ़ना है कि निर्देश तंत्र में 3 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, बस इतना ही है। और इसका जो मुख्य जो उपयोग है वह चैप्टर 3 में है, एकांक सदिश में। यही आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर क्लास चैप्टर 3 में आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास 11 में पढ़ना पड़ेगा कि एक्स अक्ष का एकांक सदिश आई कैप होता है, वाई अक्ष का एकांक सदिश जे कैप, और जेड अक्ष का एकांक सदिश के कैप होता है। ये आपको चैप्टर 3 में फिर से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, हो गया है, ये तो आपका क्लियर है। कल मैंने कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा के तहत एक टॉपिक पढ़ा था जिसको हम क्या विराम के बारे में पढ़ा था ना, विराम, रेस्ट। देखिए, विराम हमने क्या बताया था कि यदि किसी वस्तु में समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर रहा है तो वह वस्तु विराम में होगा, यानी वह रेस्ट में होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये जो बोर्ड है, ठीक है, ये अपनी मूल स्थिति में, जब तक हम इस पर कोई बल नहीं लगाएं तब तक ये अपने पथ से, यह अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा, यानी ये अपने डिस्टेंस, जो इसका जो एरिया है, जो इसकी जो विस्थापन है, एरिया जो इसका, वो अपने से यह विस्थापित नहीं करेगा, ये हिलेगा नहीं, ठीक है। ये क्या, ये रेस्ट में है, ठीक है। यदि हम बात करें पंखा जो चलता है स्टैंड फैन, जब तक वो रुका है वह क्या है, वह विराम में। जब वह चलना प्रारंभ किया विद्युत धारा देने के बाद तो क्या हुआ, गति में हो गया। यानी कहने का मतलब है कि विराम की परिभाषा क्या होती है, आपको कोई पूछ देगा तो बताएगा क्या, कि यदि किसी वस्तु में समय के साथ परिवर्तन कर रहा है तो वह वस्तु विराम में है, ठीक है। यह तक हमने पढ़ लिया था, यह था मेरा रिविजन कंप्लीट, ठीक है। क्या मेरा रिवीजन मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक, इसको हम बोलते हैं गति। विराम पढ़ा था, अब हम गति पढ़ेंगे, यानी मोशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर फर्स्ट ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, गति। इसको हम बोलते हैं क्या, मोशन। तो पहले आप परिभाषा समझ लीजिए कि जो मोशन यानी जो गति है ये होता क्या है। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो वह वस्तु गति में होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए हम परिभाषा लिखते हैं, आप भी मेरे साथ साथ लिखते चलिए, ठीक है। बोलते लिखते चलेंगे, लिखेंगे क्या, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में, समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो वह वस्तु गति में, तो वह वस्तु गति में
कहलाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहा है तो वह वस्तु गति में कहलाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो चलिए अब ये आपको परिभाषा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछता भी है और पूछा भी है। हालांकि ये आप लोग 9th में अच्छे से पढ़े होंगे फिजिक्स के बारे में, तो होता है ना कि जो 9th का जो सिलेबस होता है वह 11 से मैच करता है, और जो 10th का जो सिलेबस होता है वह 12 से मैच करता है। बेसिकली होता है क्या कि जो 11 का जो सिलेबस होता है वह 9th में छोटा होता है, परंतु वह जो 11 में सिलेबस होता है वो थोड़ा उसको बड़ा कर देता है, इसलिए 11th और 12th का सिलेबस बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपको वैसा आपको याद रखना है, चूँकि एग्जाम में कभी पूछ भी देता है। ठीक है, तो आप लिख लो या याद कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक, देखिए अगला टॉपिक हमारा है दूरी यानी डिस्टेंस। क्या है? दूरी। इसको बना देते हैं। क्या है दूरी? डिस्टेंस। क्या है? दूरी, डिस्टेंस। ये नहीं होता है ना डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। तो जो दूरी होता है, देखिए दूरी की परिभाषा किस प्रकार होगी? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। क्लियर? चलिए हम परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ठीक है, दूरी। देखिए हम मान लें ये मेरा बिंदु A है और ये मेरा बिंदु B है। बिंदु A से हम किसी भी प्रकार बिंदु B तक पहुँचे। ठीक है, किसी प्रकार क्या करें, बिंदु A से B तक पहुँचे, तो इनके द्वारा जो तय की गई जो पथ की जो लंबाई है, ये क्या है? मेरा पथ, इसको बोलते हैं रास्ता। ठीक है, ये क्या है? मेरा पथ है। जो हम बिंदु A से B की ओर पहुँचे, ये जो है ये क्या है? मेरा पथ है। तो क्या बोले, किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो कुल पथ की जो लंबाई होती है उसी को हम दूरी कहते हैं। ठीक है, या तो हम ऐसे ऐसे जाएं, या तो हम ऐसे ऐसे जाएं, या तो हम ऐसे ऐसे जाएं, इसकी जो पथ की जो लंबाई है ना उसी को हम दूरी बोलते हैं। ठीक है, देखिए दूरी बराबर आप सूत्र जानते होते हैं। क्या होता है दूरी बराबर? दूरी बराबर होता है क्या? चाल गुना समय। ठीक है, ये आपको याद रखना, क्योंकि आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल में ये सब सूत्र पता होना चाहिए, क्योंकि सवाल इसी से बनेगा। ठीक है, देखिए दूरी का मात्रा क्या होता है? दूरी का मात्रा क्या होता है? मीटर। तो लिख देंगे क्या? स्टार देके लिख देंगे क्या कि दूरी का मात्रक मीटर होता है। आप भी ये सब नोट करते हुए चलेगा। ठीक है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। और आपको एक बता दें कि जो दूरी होता है वह एक अदिश राशि होता है, क्योंकि आपको भी अदिश और सदिश पढ़ाई नहीं है, जो अगला चैप्टर में है। ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज से बताते हैं, क्योंकि जो दूरी होता है वो भी एक अदिश राशि होता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं। ये सब होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव कभी पूछ देता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, निकुल से कौन अदिश राशि है, ऑप्शन दे देगा दूरी, वेग, त्वरण, विस्थापन। तो बताना है कि दूरी क्या है? वो एक अदिश राशि है। ठीक है, तो लिख देते हैं क्या?
दूरी एक अदिश राशि है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दूरी क्या है? एक अदिश राशि। अदिश राशि वे राशि होते हैं जिनमें परिणाम तो होता है परंतु उसमें दिशा नहीं होता है। उसकी जो दिशा होती है वह समय के साथ बदलती रहती है या तो उसमें किसी में होती भी नहीं है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अदिश राशि। और सदिश राशि किसे कहते हैं? तो वे राशि जिनमें क्या होते हैं? परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, तो देख लिया कि दूरी क्या है? एक अदिश राशि होता है। ठीक है, देखिए, और एक आपको ये जानना पड़ेगा, एक विशेष बात है, क्या जानना पड़ेगा कि दूरी का जो मान होता है वो हमेशा ही धनात्मक होता है। दूरी कभी भी वो ऋणात्मक नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, दूरी क्या होता है? हमेशा धनात्मक ही होता है। तो हम नोट कर देते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स सब है, इसे आपको पूछ देगा ऑब्जेक्टिव से में। ठीक है, दूरी सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है? दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, दूरी को मापते हैं किससे? फीट से, मीटर से, सेंटीमीटर से, किसी से माप सकते हैं, लेकिन इसका जो एक विख्यात जो मापन है उसको हम बोलते हैं ओडोमीटर। क्या है? ओडोमीटर। ओडोमीटर। ठीक है, दूरी का जो सबसे महत्वपूर्ण मात्रक है, जो कि सबसे क्या है? प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कि दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ओडोमीटर भी एक प्रकार का स्केल ही होता है, उसे भी हम दूरी ही मापते हैं। ठीक है, ये क्लियर है आपका? ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो एक बार आप चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूरी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं विस्थापन, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं? हम विस्थापन। जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। DISPLACEMENT, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, स्पेलिंग सही है ना? आप थोड़ा सा स्पेलिंग देख लेना यार, थोड़ा सा मेरा इंग्लिश कमज़ोर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तो समझिए विस्थापन पहले होता है क्या है? तो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। ठीक है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि दो बिंदुओं के प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो हम परिभाषा सरली लिखते हैं। आइए पहले परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, कि विस्थापन किसे कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन। क्लियर? ठीक है, दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये मान लीजिए मेरा कोई बिंदु ए है और ये मान लीजिए मेरा कोई बिंदु क्या है? बी है। तो ए और बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी ना, जैसे मान लीजिए ये है मेरा न्यूनतम दूरी, उसी को हम बोलेंगे क्या? विस्थापन। देखिए, मान लीजिए ये क्या है? ये बीच में नदी है। ठीक है, और इसका जो रास्ता है वो ऐसे होकर के जाता है। ठीक है, इसका जो रास्ता है
क्या वो ऐसे होकर के जाता है। मान लीजिए कोई पुल है, या मान लीजिए क्या कोई पुल है, और ये क्या, ये बीच में नदी है, ठीक है। तो हम जब इसकी जो विस्थापन को मेजर करेंगे तो इन बिंदु ए और बिंदु बीच की जो दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को। चाहे वह बीच में नदी रहे चाहे पहाड़ रहे, कुछ भी रहे, लेकिन इन दोनों को बिंदुओं को जो मिलने वाली जो रेखा होगी, न्यूनतम दूरी की जो रेखा होगी, उसी को हम विस्थापन बोलेंगे। लेकिन ये जो मेरा बिंदु ए से नीचे की ओर पुल से आ रही है बिंदु बी तक, इसको हम बोलेंगे दूरी, इसको बोलेंगे हम डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। चूंकि हमने क्या बोला था कि दूरी क्या है, तो पथ की लंबाई को दूरी करते हैं। चूंकि बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में इसका जो पथ है, ये मार्ग है, ये क्या है, मेरा पुल है। तो जब हम पुल से जाएंगे तो इसको हम बोलेंगे दूरी। लेकिन जब हम विस्थापन को मेजर करेंगे तो बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की जो न्यूनतम सबसे छोटी जो दूरी होगी, उसी को तो हम विस्थापन बोलेंगे। क्लियर है? देखिए आगे देखिए क्या है, वो क्या, अब आप नोट्स देखिए लिखेंगे क्या कि विस्थापन एक कौन राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन क्या एक सदिश राशि है, चूंकि इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, आपको हम बताएंगे अगले चैप्टर में कि जो विस्थापन है वह सदिश क्यों है, कैसे है, तो उसको हम बाद में करेंगे। बस आप इतना जानिए भी कि जो विस्थापन है वो क्या है, सदिश राशि है। ठीक है, तो हम चलते हैं अगला टॉपिक पर। इसका थोड़ा सा एक और नोट्स है, आप नोट्स देख के लिख लीजिए कि जो विस्थापन को भी है ना, विस्थापन को यानी क्या कि विस्थापन का मात्रक, या फिर बोल सकते हैं कि विस्थापन को भी हम मीटर से ही मापते हैं। ठीक है, जो विस्थापन को जो मापते हैं किससे, मीटर से। ठीक है, समझ गया कि विस्थापन को जो हमें मेजर जो करते हैं, जिस प्रकार दूरी को करते हैं मीटर से, उसी तरह विस्थापन का भी मेजर करते हैं हम किस तरह, मीटर से। ठीक है, लेकिन आपको एक बात विशेष ध्यान रखना है, जो विस्थापन है ना वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, नोट्स में लिख देते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, विस्थापन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या, जो विस्थापन है ना वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं, ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, जो विस्थापन है ना वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, हो गया। तो चलिए अब हम पर चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ठीक, ये समझ में आ गया ना, देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं चाल के बारे में। इस बारे में चाल बोलते हैं स्पीड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सबसे पहले चाल की परिभाषा समझ लीजिए कि चाल होती क्या है। ठीक है, तो किसी वस्तु द्वारा प्रत्येक समय में तय की गई जो दूरी होती है ना उसी को हम चाल कहते हैं। इज दैट क्लियर? क्या, किसी वस्तु द्वारा प्रत्येक समय में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम चाल कहते हैं। यानी चाल जो हम जब तय करते हैं तो प्रत्येक, कहने का मतलब है कि जो चाल जब हम तय करते हैं तो उसको हम किसी भी मेजर के द्वारा माप लेते हैं कि भाई इसकी जो चाल है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा है,
20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी को बोलते हैं प्रति एकांक। ठीक है, चलिए इसके पहले हम परिभाषा लिख लेते हैं कि चाल की परिभाषा होती क्या है, क्योंकि ये सब साल थोड़ा सा पूछने वाला है। ये नॉमिकल में 2 नंबर आता है ना, उसे में पूछ लेता है। बेसिक से ये चीज़ भूल जाएंगे, अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चाल के क्या होता है लिखते हैं। क्या, किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं कि चाल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में, ठीक है, प्रति एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम चाल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम चाहें तो ये लिख सकते हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सब चाल होते हैं। जैसे आप बाइक चलाते होंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा आप लोग चलाते होंगे गाड़ी, उससे ये क्या हुआ, चाल हुआ। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पीड। ठीक है, तो देखिए इसमें भी कुछ पॉइंट है। देखिए आप, चाल हुआ, देखिए चाल बराबर दूरी बराबर, आपने दूरी बराबर मैंने आपको सूत्र बताया था कि दूरी बराबर चाल गुना समय, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। ठीक है, तो लिखते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल का हम ऐसा ही मात्रक भी लिख देते हैं। ठीक है, ये सब आप नोट करके लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है ये सब। चाल का एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक पता है आपको क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट। देखिए मात्रक भी 4 प्रकार के होते हैं, CGS, MKS, FPS फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, किलोमीटर केजी सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, और एक होता है SI। इसकी जो स्थापना है वह 1700 ईस्वी के आसपास समथिंग कुछ हुई थी, जिसमें कि इससे मात्र केवल 6 राशि ही जोड़ी गई थी। ठीक है, केवल 6 राशि, लेकिन कि 1700 एटलीस्ट मुझे अच्छे से याद तो नहीं है, लेकिन 1769 ईस्वी के आसपास से सम्मेलन शायद हुआ था, मुझे तो अच्छा से याद नहीं है। ठीक है, लगभग ऑलमोस्ट मान लेते हैं कि 1769 ईस्वी के आसपास एक सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें कि पदार्थ का जो परिमाण है ना, मोल, MOL, इसको जोड़ा गया था। पहले जो है ना मात्र 6 ही था, द्रव्यमान सेकेंड किलोग्राम था। ठीक है, तो 7वां जब जोड़ा गया तो उसको मोल को जोड़ा गया था। ठीक है, तो हम ऐसा ही मात्रक भी पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, जस्ट अगले चैप्टर में, यानी कि ऐसा ही मात्रक MKS, CGS, FKS सब होता है क्या है। ठीक है, तो देखिए चाल का जो ऐसा ही मात्रक होता है, देखिए क्या होता है, देखिए आप इसको समझिए। ठीक है, दूरी को हम किससे मापते हैं, बेसिक सी बात है, मीटर से मापते हैं। सेकेंड को किससे मापते हैं, सेकेंड से। ठीक है, आपने 9th में एक सूत्र पढ़ा होगा, ध्यान से देखिएगा, M/N पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, M, ऐसे अभी समझ लीजिए कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको हम N लिख सकते हैं। ठीक है, ये बटे में था, ऊपर गया तो ये माइनस हो गया। ठीक है ना, तो इसी प्रकार मीटर प्रति सेकेंड है, तो इसको जब ऊपर लगेंगे तो ये क्या, मीटर और फिर सेकेंड, यूनिवर्स 1। ठीक है, या तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए मीटर प्रति सेकेंड, इसका मतलब होता है भाग। ठीक है, तो चाल का जो SI मात्रक होता है वो होता है क्या,
मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है, चाल का SI मात्रक, ठीक है। देखिए चाल भी एक अदिश राशि होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि चाल क्या एक अदिश राशि होता है। तो इसको मेंशन कर देते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। आप क्लियर हो गया ना सब कुछ? देखिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। नोट्स देख सकते हैं क्या? चाल एक अदिश राशि है। चाल का एक अदिश राशि है, ठीक है। अब देखिए एक और बात है, विमीय सूत्र, शायद आपने पढ़ा नहीं होगा। विमा सूत्र हम चैप्टर सेकेंड में ही है, ठीक है। विमा सूत्र जिसको हम, आप सिर्फ समझ लीजिए कि विमा जो होता है, विमा, इसको हम MLT, विमा को हम MLT के पदों में लिखते हैं। M क्या है? ये मेरा द्रव्यमान है, ठीक है। L क्या है? ये मेरा लेंथ है, इसको बोलते हैं लंबाई। और T क्या? मेरा समय है, सेकेंड है। M यानी द्रव्यमान हो गया, मैं उसको हम kg लिख सकते हैं, kg। इसका जो लिख सकते हैं लेंथ है, इसको हम मीटर लिख सकते हैं। और जो इस समय इसको हम सेकेंड। इस सब का क्या है? सब विमा है। और विमीय सूत्र, विमीय सूत्र ये है। और एक होता है विमीय समीकरण, जिसको हम लिखते हैं विमीय समीकरण, विमीय समीकरण जो होता है MALB और TC होता है मेरा विमीय सूत्र, यानी M पे पावर A, L पे पावर B और T पे पावर C, ठीक है। ये होता है मेरा विमीय समीकरण। हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप बस मेरे साथ जुड़े हुए रहो। बाकी आपको फिजिक्स की गारंटी मेरी रही कि मैं आपको एकदम पूरा मास्टर बना दूंगा, आपको फिजिक्स एकदम चुटकी बना दूंगा फिजिक्स, बस आप मेरे साथ जुड़े हुए रहो। मेरी गारंटी है 99.99% मेरी गारंटी रही कि आपको फिजिक्स एकदम दिमाग में एकदम फूंक दूंगा, मेरी गारंटी रही। आप बस मेरे पे भरोसा करो और 2 साल अच्छे से जुड़ के पढ़ो मेरे साथ, ठीक है। तो विमीय सूत्र ये होता है। तो इसी तरह जो होता है विमीय सूत्र बता दिया आपको, ML/T के पदों में होता है, ठीक है। तो देखिए उसी तरह चाल का विमीय सूत्र होता है, ठीक है। देखिए चाल होता है, चाल बराबर होता है क्या? चाल का विमीय सूत्र, ठीक है। चाल का विमीय सूत्र क्या होता है? MLT। और आपको समझना है कि अभी सिर्फ ऐसे लिख रहे हैं MLT ABC पावर ये है, ठीक है। आप पहले यहाँ समझिए कि चाल का SI मात्रक क्या होता है। चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड क्या है? ये चाल का मात्रक होता है। तो M जो है क्या है मेरा? M मीटर है। इसको हम अपने किसे, अगर हम M है ये S है, तो यदि M को हम विमा, अगर हम विमा में बात करें, विमा में, तो M को हम लिखते हैं बड़ी वाली L से, ठीक है। क्योंकि ये मेरा क्या होता है? लेंथ होता है। और जो समय है इसको हम लिखते हैं T से, ठीक। लेकिन T क्या है? मेरा बटे में, इसको हम -A लिखेंगे, ठीक है। यानी कुल मिलाकर हम ये कहना चाहते हैं कि जो चाल का जो विमीय सूत्र होता है ना, वो होता है क्या? वो होता है LT-1, उसका विमीय सूत्र होता है। यदि हम विमीय समीकरण की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, विमीय समीकरण वो होता है M0LT-1। चूंकि मेरा M तो यहाँ पे है नहीं, द्रव्यमान तो मेरा है नहीं, तो हम द्रव्यमान को 1 मान सकते हैं। हमने पढ़ा था 9th या 10th में कि किसी अंक यदि संख्या पर पावर M रहे उसका मान 1 होता है। यदि हम 1 गुना L या T करें उनको फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा। इसलिए हम समीकरण को इस प्रकार लिखते हैं। यदि कोई समीकरण है तो उसको हम M0LT यानी कि हम घात के रूप में लिखते हैं समीकरण को। और यदि सिर्फ सूत्र की बात हो तो हम केवल चिन्ह लगाते हैं। जैसे LT-1 है तो चार का विमीय सूत्र LT-1 होता है। ये आपको याद रखना, इसका उपयोग अभी होगा नॉमिकल बनाने में, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको घबराना नहीं है, ये सब जो है ना हम अगले चैप्टर में एकदम इत्मीनान से पढ़ेंगे,
ठीक है। वहाँ पे बीजगणित समीकरण हो गया, फिर मोड, ये आपने इसको पता होगा क्या बोलते हैं, इसको मोड बोलते हैं, ये पता है ना। यदि यदि इसके अंदर कोई किसी भी संख्या को रखा जाए तो ये प्लस की बाहर निकाल देता है, इसको मोड, ये भी पढ़ेंगे। प्लस वहाँ पे समाकलन अवकलन को पता है, समाकलन अवकलन क्या होता है, देखिए समाकलन, अच्छे से लिख देता आपको थोड़ा सा, समाकलन, ये समाकलन अवकलन पूरा फिजिक्स का ये बेस है भाई, आप समझ लो, पूरा फिजिक्स का ये बेस है, समाकलन और अवकलन, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। इसको आप मैं एकदम चुटकियों में हल करना सिखाऊंगा कि समाकलन अवकलन को हल कैसे करते हैं। यानी समाकलन और अवकलन जो होता है वह डेल्टा एक्स स्क्वायर बटे डेल्टा एक्स, ये हुआ, इसको आपने पढ़ा होगा, ये एक्स होता है, यानी इसको हम बोलते हैं उच्च सीमा, इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, और यहाँ पे बना होता है परिणाम। ये जो है ना समाकलन अवकलन, ये सबको भाई पढ़ाने में अच्छे अच्छों की पसीना निकल जाते हैं, मैं बता रहा हूँ। अच्छे अच्छे बच्चे इसको समझने में भाई मिस्टेक कर देते हैं। उच्च सीमा निम्न सीमा परिणाम डेल्टा एक्स बटे डेल्टा एक्स, इसका सूत्र होता है, यदि डेल्टा एक्स की पावर m रहे तो n इंटू एक्स प्लस 1, यह सूत्र होता है। यदि किसी पावर यदि घात 2 रहे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 यानी 2x हो जाएगा। ये इस तरह मेरा घात होता है, इसको अच्छे से आपको समझना है, इसलिए आप मेरे साथ जुड़े हुए रहो, ठीक है। मैं आपको तुम सब समझा दूंगा बढ़िया से। इसकी जो समाकलन अवकलन है ये मेरा चैप्टर 4 में है, नहीं सॉरी चैप्टर 3 में है, आपको तुम अच्छे से समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो, आपस में मेरे साथ जुड़े रहो। आप बताऊँ नवंबर एंड होते होते मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दूंगा, फिजिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा अब आगे टॉपिक बात करते हैं। हमने चाल पढ़ा था, चाल के बेसिक 4 गो क्या बोलते हैं उसको, जो चाल होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। चाल कितने प्रकार होते हैं, 4, ये लिख सकते हैं कि चाल के चाल के 4 प्रकार होते हैं, ठीक। यह आपको याद रखना क्या होता है कि चाल के 4 प्रकार होते हैं, चाल के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। पहला होता है, देखिए पहला होता है एक समान चाल, एक समान चाल। दूसरा होता है असमान चाल, असमान चाल। तीसरा होता है औसत चाल, औसत चाल। चौथा होता है कौन सा, ताक्षणिक चाल, ताक्षणिक चाल। ताक्षणिक चाल जिसको हम लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये जो मेरा चाल है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये चाल के 4 प्रकार होते हैं, एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, एक ताक्षणिक चाल। आपको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए एक समान चाल क्या है, जब कोई वस्तु निश्चित समय में कोई निश्चित दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है तो उसे एक समान चाल कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, एक समान चाल। फिर असमान चाल, जब कोई वस्तु अनिश्चित समय में अनिश्चित दूरी तय करता है, या तो ये बोल सकते हैं जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय में अनिश्चित दूरी तय करता है तो उसे हम असमान चाल कहते हैं। क्लियर। औसत चाल,
औसत चाल क्या है? किसी वस्तु द्वारा प्रत्येक समय में तय करने में जो लगा कुल समय के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। ठीक है, अब ताक्षणिक चाल क्या है? ताक्षणिक चाल सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ताक्षणिक चाल होता है एक टेंस टू जीरो। देखिए इसको हम ताक्षणिक को हम डेल्टा एस से लिखते हैं। ठीक है, ताक्षणिक जो होता है हम डेल्टा, इसको हम डेल्टा एस लिखते हैं। ठीक है, तो ताक्षणिक चाल होता है तो किसी विशेष क्षण में, यानी जस्ट तुरंत, जैसे मान लीजिए हम रोड पे खड़े हैं, एक गाड़ी पार हुई, जैसे हम तुरंत देखे और वो गाड़ी पार हुआ, तो हम जितना समय हमको देखने में लगा उसको बोलते ताक्षणिक चाल। यानी एकदम जस्ट ताकि को हम टेंस टू जीरो, उसका अर्थ होता है टेंस टू जीरो, यानी लगभग जीरो के बराबर, लेकिन जीरो नहीं। अगर जीरो हुआ तो भाई ताकि चाल तो वो रहेगा ही नहीं। टेंस टू जीरो यानी जीरो के लगभग बराबर। इसे मान लीजिए हम खड़े हैं, कोई गाड़ी पार हुई, हम देखे, जस्ट देखे और वो निकला, तो हो सकता है उस 0.1 सेकंड में, 0.5 सेकंड में, या फिर 0.2 सेकंड में वो पार हुआ, तो उसी को बोलते हैं हम ताक्षणिक चाल। ठीक है, नाश्ता किसे कहता है? तो किसी विशेष क्षण में, किसी वस्तु द्वारा प्रत्येक अंश में तय की जो दूरी होती है उसी को हम ताक्षणिक चाल बोलते हैं, किसी विशेष क्षण में। ठीक है, किसी विशेष क्षण में किसी वस्तु द्वारा प्रत्येक अंश में तय की दूरी होती है उसी को हम ताक्षणिक चाल कहते हैं, किसी विशेष क्षण में। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो ये जो एक समान चाल और ताक्षणिक चाल, ये मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना देते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आप जल्द से जल्द इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक फैलाइए, ताकि उनके जो मन में जो फिर का जो डर है ना, उस डर को मिटाने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है, आप बोल देना मेरा नाम है शिवनंदन कुमार। ठीक है, आप अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपके फिजिक्स के डर को पूरी तरह से जड़ से मिटा दूंगा। ठीक है ना? तो तब तक के लिए आज के इतना देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और रिवीजन जरूर करेगा, क्योंकि फिजिक्स भाई रिवीजन पे ही चलता है। फिजिक्स और मैथ बिना रिवीजन के नहीं चलता है, इसीलिए अच्छे से रिवीजन करिएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा। हम कल फिर पार्ट 3 लेंगे। क्या लेंगे? पार्ट 3। मेरा पार्ट 2 जो है मेरा कंप्लीट हो गया, कल हम पार्ट 3 लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।